अगला क्वेश्चन है 2 × राइज प्लस ट्रेड, ये क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है जो 2r + t, इसकी वैल्यू होती है 55 से 65 सेंटीमीटर 2r + t की, ठीक है। सीढ़ियों के वैज शेप का सीढ़ियों में पच्चड़ आकृति के ट्रेड को क्या कहते हैं? या सीढ़ियों में वैज शेप का जो ट्रेड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाइंडर। सामग्री के आधार पर स्टेयर की संख्या 6। सामग्री के आधार पर स्टेयर 6 प्रकार का होता है। ढलान वाली सतह का यूज फर्श के बीच एक असमान संबंध प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे रैंप कहते हैं। प्राइमरी हिंदी में कहते हैं प्राइमरी, इंग्लिश में रैंप कहते हैं। तो ढलान वाली सतह का यूज फर्श के बीच एक असमान संबंध प्रदान करने के लिए करते हैं, रैंप। नेक्स्ट, चलती सीढ़ियाँ हैं तो क्या होता है भाई? वो एस्केलेटर होता है। एस्केलेटर चलती सीढ़ियाँ हैं जो निरंतर संचालन और बड़ी संख्या में लोगों और सामानों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले जाती हैं। तो चलती हुई सीढ़ियों को क्या कहते हैं? एस्केलेटर। एक झीना में प्रथम और अंतिम राइजर या इंक्लाइंड फ्लैट के बीच की क्षैतिज दूरी कहलाती है गोइंग। एक झीने में पहली और अंतिम राइजर या इंक्लाइंड फ्लैट के बीच की क्षैतिज दूरी गोइंग कहलाती है। अरे यार सिंपल सी बात है, दो राइजरों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे गोइंग तो कहते हैं। सभी सीढ़ियों के उभरे हुए किनारों को सीढ़ी के ढलान के पैरेलल जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन नोजिंग लाइन कहलाती है। सभी सीढ़ियों के उभरे हुए किनारों को सीढ़ी के ढलान के पैरेलल जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन नोजिंग लाइन कहलाती है। क्वेश्चन सब वही है, बस थोड़ी डेफिनेशन में घुमा फिरा किया गया है। लैंडिंग की मिनिमम विड्थ क्या होती है? लैंडिंग की चौड़ाई जीने की चौड़ाई के इक्वल होती है। दो समकोण पर मुड़ने वाला जीना कहलाता है डॉग लेग स्टेयर। सीढ़ियों के प्रकार बताइए जहाँ सीढ़ियाँ केंद्र से निकलती हैं और उनके पास कोई लैंडिंग या इंटरमीडिएट नेवल पोस्ट नहीं होता है। भाई ऐसी सीढ़ी जो केंद्र से निकलती है लेकिन उसमें कोई लैंडिंग वेंडिंग नहीं होती, उसे कहते हैं सर्पिलाकार सीढ़ी, मतलब हेलिकल स्टेयर। सीढ़ियों के डिजाइन में भीड़ भाड़ वाली स्थिति के लिए लाइव लोड को इस प्रकार लिया जाता है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर लाइव लोड आता है 5 kN/m²। ठीक है। अगला पॉइंट है, जिन सीढ़ियों पर ओवरलोडिंग नहीं होती अर्थात आवासीय जीना, इसके लिए लाइव लोड क्या लिया जाता है? 3 kN/m²। प्रत्येक उठान की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, मतलब राइज की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर के साथ। 3 मीटर की मंजिल की हाइट के लिए प्रदान की गई सीढ़ी की एक उठान में कितनी पट की संख्या, ट्रेड की संख्या पूछी है। एक राइज की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 3 मीटर। अब ट्रेड की संख्या पूछी, कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे राइजर की संख्या। राइजर की संख्या बराबर होता है भवन की हाइट अब बट्टा एक राइज की हाइट। तो एक राइज की हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी नीचे, ऊपर हो जाएगा भवन की हाइट कितनी? 3 मीटर, तो उसको सेंटीमीटर बदल देंगे, 300/15 20 आ गया। तो और यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर एक लैंडिंग है तो ट्रेड की संख्या कैसे निकालते हैं? राइजर की संख्या -1, तो 19 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, यदि फर्शों के बीच की हाइट दे रखी है, ठीक है, और एक राइज की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ट्रेड की संख्या पूछिए। सेम ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे 3.64 को सेंटीमीटर बदल देंगे, ठीक है, बट्टा 14 सेंटीमीटर नीचे भाग कर देंगे, 26 आ गया। और ट्रेड की संख्या में से एक कम होती है तो 25 आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल सही है, एक सीढ़ी में उठान की हाइट राइज की हाइट दे रखी है और यहाँ पर ट्रेड की संख्या दे रखी है। इस सीढ़ी में 2 फ्लैट है तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सीढ़ी की हाइट पूछी है, देखो हमको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर राइजर की संख्या निकालनी पड़ेगी। राइजर की संख्या से निकालते हैं, देखो यहाँ पे देखो, राइजर की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और ट्रेड की संख्या दे रखी है 18। अगर 18 का देखो, ठीक है, तो सीढ़ी में फ्लैट की संख्या 2 है तो राइजर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? राइज बराबर ट्रेड प्लस 2 होता है और ट्रेड दे रखा है 18 और 2 उसमें जोड़ देंगे, 2 फ्लैट है तो हो जाएगा 20।
तो हमारे पास राइज की संख्या आ गई 20 और एक राइज की हाइट दी के 15, तो 15 इंटू 20 कर दे कितना हो गया 3 मीटर, आंसर आ जाएगा। एक वर्टिकल मेंबर है जिसे तारों मतलब बेलास्टर जिसे बोलते हैं, इसे बेलास्टर और हैंडरेल के सिरों को जोड़ने के लिए फ्लाइट के सिरों पर रखा जाता है, उसे नेवल पोस्ट कहते हैं। एक वर्टिकल मेंबर जिसे तारों और हैंडरेल के सिरों को जोड़ने के लिए फ्लाइट के सिरों पर प्रारंभिक और अंतिम सिरे पर रखा जाता है, नेवल पोस्ट। स्टैंडर्ड साइज ऑफ राइज एंड ट्रेड, ये क्वेश्चन अच्छा है। कोई पूछे कि राइज और ट्रेड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो 2 याद रखना है, 15 सेंटीमीटर राइज और 3 सेंटीमीटर ट्रेड। या ऐसे रखा होता है कि 13 से 15 सेंटीमीटर तो राइज हो जाता है और ट्रेड 27 से 30 सेंटीमीटर, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट। आवासीय भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर तथा सार्वजनिक भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में आता तो सही हो जाएगा। आवासीय भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई क्या होती है 75 से 80 सेंटीमीटर होती है, तो 75 रखा है। और सार्वजनिक भवनों में कितनी होती है 100 से 1.25 मीटर, मतलब 1 मीटर से 1.25 मीटर होती है। राइजर के ऊपर ट्रेड का प्रोजेक्शन कहलाता है नोजिंग। लघु ऊंचाई वाले भवनों में जीने का कम से कम चौड़ाई, मतलब जिस जीने की हाइट बहुत कम होती है ना, वहाँ पर उसकी चौड़ाई क्या लेते हैं 0.90 मीटर। असेंबली बिल्डिंग में जीने की चौड़ाई लेते हैं कम से कम 2 मीटर। और इंस्टीट्यूशनल और हॉस्पिटल में इसकी चौड़ाई लेते हैं कम से कम 2 मीटर। तो कहाँ पर असेंबली बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और हॉस्पिटल में जीने की चौड़ाई क्या लेते हैं 2 मीटर। नेक्स्ट, स्कूल कॉलेज, यहाँ पर जीने की चौड़ाई क्या लेते हैं 1.5 मीटर। नेक्स्ट, स्टेज इन विच द स्ट्रिंजर एज वेल एज द हैंड-रेल इज कंटिन्यूअस विद नो नेवल पोस्ट एट द लैंडिंग। ये कह रहा है ऐसा स्टेज जिसमें स्ट्रिंजर और हैंड-रेल कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं लेकिन इसमें नेवल पोस्ट नहीं होता है लैंडिंग पर, उसे कहते हैं जियोमेट्रिकल स्टेयर। मतलब इसमें लैंडिंग जहाँ पे होती है ना वहाँ पर नेवल पोस्ट नहीं होता, जो जियोमेट्रिकल स्टेयर कहते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द नोजिंग ऑफ वन फ्लाइट एंड द बॉटम ऑफ द फ्लाइट, जो ये हेडरूम हो जाता है। अब यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा गोइंग, देखो ये जो पूछ रहा है ना यहाँ पे ये क्या है, तो एक राइजर और दूसरे राइजर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को गोइंग कहते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द सीरीज ऑफ स्टेप विदाउट ब्रेक ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब वही बात है कि एक सीरीज है स्टेप की बिना लैंडिंग के, उसे कहते हैं फ्लाइट। इन पब्लिक बिल्डिंग मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, पब्लिक बिल्डिंग में जीने की जो कम से कम चौड़ाई होती है वो 1.5 मीटर ली जाती है। आवासीय भवनों में सीढ़ी की कम से कम चौड़ाई 75 से 80 सेंटीमीटर और सार्वजनिक भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई होता है 1.25 से 1.5 मीटर से कम ना हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आपका सारा कवर हो जाता है ये। आवासीय भवनों में ट्रेड का साइज होता है 20 से 25 सेंटीमीटर और आवासीय भवनों में राइज क्या होता है 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मतलब 15 से 20 तो राइज होता है और 20 से 25 ट्रेड होता है आवासीय भवनों में। नेक्स्ट, सार्वजनिक भवनों में ट्रेड की साइज क्या होती है 25 से 30 या 27 से 30। ठीक है, और राइज क्या होती है 12 से 15 या 13 से 15। एक हॉरिजॉन्टल समतल में सीढ़ी की कुल लंबाई कहलाती है रन। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में सीढ़ी की कुल लंबाई रन कहलाती है। एन ऑर्डिनरी स्टेप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इन ए प्लान इज, एक सामान्य स्टेप होता है जो आयताकार शेप का होता है किसी प्लान में, उसे कहते हैं फ्लायर। एक ऑर्डिनरी स्टेप जो आयताकार शेप का होता है किसी प्लान में, उसे कहते हैं फ्लायर। एक चौकी पर 2 सोपानों में विभाजित समकोण मोड़ सोपान कहलाता है। बिफ्रिकेट स्टेयर, बिल्कुल सही है। एक चौकी पर पहुंचकर
दो अलग अलग डायरेक्शन में जो समकोण पर सोपान मुड़ जाता है उसे बिफिकेट स्टीयर कहते हैं। नेक्स्ट है एक स्टीयर जिसमें सभी स्टेप्स घुमावदार होते हैं या एक बिंदु से ऊपरी फ्लोर तक किस प्रकार की सीढ़ी में सोपान रेडियंट होते हैं। दो क्वेश्चन है। एक स्टीयर जिसमें सभी स्टेप्स घुमावदार होते हैं उसे कहते हैं स्पाइरल। यह ऐसी भी आ सकता है कि एक बिंदु से ऊपरी फ्लोर तक किस प्रकार की सीढ़ी में सोपान रेडियंट होते हैं, तो स्पाइरल में रेडियंट होते हैं। एक स्टेयर में मैक्सिमम और मिनिमम कितने स्टेप होते हैं? मैक्सिमम 12 स्टेप, मिनिमम 3 स्टेप। एक बिल्डिंग स्टेयर में बुल नोज स्टेप के लिए रेलिंग का अंतिम भाग जो एक सर्पिल की तरह अंदर की ओर होता है उसे कहते हैं वॉल्यूट या कुंडलित वक्र द्वारा। एक बिल्डिंग स्टेयर में बुल नोज स्टेप के लिए रेलिंग का अंतिम भाग जो एक सर्पिल की तरह अंदर की ओर होता है उसे कहते हैं वॉल्यूट। नेक्स्ट, जब एक लैंडिंग स्टीयर की पूरी चौड़ाई तक फैली होती है उसे कहते हैं हाफ स्पेस लैंडिंग। जब एक चौकी या लैंडिंग झीने की पूरी चौड़ाई पर फैली होती है उसे हाफ स्पेस लैंडिंग कहते हैं। यदि एक भवन के प्रथम तल्ले की हाइट 3.2 मीटर है और राइजर जो है वो 130 mm का है, तो ट्रेड की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन ट्रेड की संख्या हमको किस में निकालनी है? मीटर में निकालनी है। तो राइजर दे रखा है 130 mm, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ राइजर हो जाएगा 3.2 हाइट अपन एक राइजर की हाइट, भाग लगा देंगे आ जाएगा 25, और ट्रेड पूछा है तो एक कम कर देंगे 24 आ जाएगा। द हाइट ऑफ हैंड रेलिंग अबव द ट्रेड से ऊपर हैंड रेलिंग की हाइट क्या होती है? 75 से 80 सेंटीमीटर। डॉग लेग स्टीयर में दो फ्लैट्स के बीच में कोई खाली स्थान प्रदान नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है। ओपन वेल नेवल स्टीयर में आयताकार कुआं प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। इन जियोमेट्रिकल स्टीयर ए कर्व्ड शेप वेल बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लैट्स इज प्रोवाइडेड। सत्य बात है। एक जियोमेट्रिकल झीने में एक कर्व शेप का एक कुआं सा बनता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लैट्स प्रदान करता है, उसे कहते हैं। सही बात है। ये जियोमेट्रिकल स्टीयर में होता है, क्या होता है? एक कर्व्ड शेप वेल बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लैट इज प्रोवाइडेड। तो एक कर्व शेप का कुआं फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लैट के बीच में प्रोवाइड करते हैं, वो किस में होता है? वो जियोमेट्रिकल स्टीयर में होता है। वुडन स्टीयर में प्रयुक्त स्ट्रिंगर की थिकनेस होती है 30 से 50 mm। ये होता है हमारा सेगमेंटल स्टीयर, आधा तो सेगमेंटल आधा है। ये सेगमेंटल स्टीयर की चौड़ाई होती है 1.75 मीटर और स्टेप की संख्या है 12 से 16 होती है। सही बात है। सेगमेंटल स्टीयर की चौड़ाई 1.75 मीटर होती है और स्टेप की संख्या 12 से 16 है। ए स्टीयर हैविंग स्पेस बिटवीन इट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लैट इज नोन। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लैट के बीच में जो स्पेस रहता है वो कौन सा स्टीयर होता है? ओपन वेल स्टीयर। या ऐसे कह सकते हैं कि एक सीढ़ी जिसमें आगे जाने वाली और पीछे लौटने वाली फ्लैट के बीच में खाली जगह होती है उसे ओपन वेल स्टीयर कहते हैं। नोट, यदि स्टीयर के अग्र और पश्च फ्लैट के बीच खाली स्थान 10 सेंटीमीटर से कम है तो वहाँ पर डॉग लेग बन जाता है। यदि स्टीयर के अग्र और पश्च फ्लैट के बीच खाली स्थान 10 सेंटीमीटर से कम है तो हो जाए तो वह डॉग लेग जीना बन जाता है। ये क्या है? आइसोलेटेड कैंटिलीवर। देखो क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस कंप्राइज ओनली द हॉरिजॉन्टल टरेट स्लैब प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल। मतलब एक तरह से ये कहना चाह रहा है कोई दीवार बनी हुई है, अब दीवार में से इस तरह से जीना बना हुआ निकला मतलब हॉरिजॉन्टल टरेट जो है वो प्रोजेक्टिंग है दीवार से, तो उसको क्या कहते हैं? आइसोलेटेड कैंटिलीवर स्टीयर। नेक्स्ट है द स्टेयरकेस शुड हैव एरिया नॉट मोर देन। भाई जहाँ भी आपको स्टेयर बनाना है ना वहाँ पर जो एरिया होना चाहिए ना 12 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 12 मीटर से उसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 मीटर स्क्वायर से कम एरिया में जीना बनता है।
पत्थर की सीढ़ी की स्थिति में जब सोपान एक छोर से ही आलंबित हो, है ना, सोपान सोपान की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। पत्थर की सीढ़ी की स्थिति में जब सोपान एक छोर से ही आलंबित होता है तो सोपान की लंबाई 1.20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये होता है जियोमेट्रिकल स्टेयर, और ये होता है ओपन वेल, बीच में स्पेस होता है ना इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा होगा, ये डॉग लेग है, बीच में 10 सेंटीमीटर का अंतर है। ये स्ट्रेट स्टेयर, सीधा। इससे नीचे पर ध्यान से देखना, ये दोनों जीना को ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये है क्वार्टर टर्न स्टेयर। क्यों, पहचान किससे, इसमें सीढ़ियाँ नीचे से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, बस घूमते ऐसे जैसे घूम रहा है, क्वार्टर टर्न। हाफ टर्न स्टेयर में क्या होता है पता है, हाफ टर्न स्टेयर में यहाँ पे इस तरह से स्लैब बनी रहती है, ये रट लेना, जैसे ऐसे रहेगा ना, ऐसे जाएगा, हाफ टर्न स्टेयर हो गया, ठीक है। और ये है 3/4 टर्न स्टेयर। इसमें क्या ट्रिक है, इसमें मिडिल से स्टार्ट होती है, उसमें क्या नीचे थी, उसमें इसमें थी नहीं, और इसमें मिडिल से स्टार्ट होती है, ये 3/4 टर्न स्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की ड्राइंग किससे बनाई जाती है, तो भाई ड्राइंग तो रेखाओं से बनती है। किसी वस्तु के आकार और परिमाण का वर्णन करती है रेखा। किसी वस्तु के आकार को बताती है और परिमाण को बताती है, वो रेखा बता दी, बिंदु नहीं बता पाएगा। स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की स्ट्रेट लाइन होती है। किसी बिंदु देखो, किसी बिंदु के, ये बिंदु है, इस बिंदु के एक ही दिशा में गतिमान होने पर बना बिंदु पथ, ये बिंदु इधर जा रहा है, इससे बना बिंदु पथ कहलाता है सीधी रेखा। एक रेखा का एंड पॉइंट नहीं होता है तथा एक रेखा एक अनिश्चित प्रकार की रेखा होती है। सत्य बात है भाई, कोई रेखा मान लो, ये रेखा जा रही है, इसका एंड पॉइंट है ही नहीं, चलती जा रही है, जल्दी जा रही है, इधर भी जल्दी जा रही है, तो ये अनिश्चित प्रकार की रेखा होती है, इसे कहते हैं। सत्य बात है भाई, सही बात है, ये डेफिनेशन रेखा की है। रेखा क्या होती है, रेखा का एंड पॉइंट नहीं होता है और एक रेखा अनिश्चित प्रकार की होती है, याद रखना। नेक्स्ट, किस रेखा के एंड पॉइंट होते हैं और निश्चित प्रकार की होती है, उसे कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड का चित्र कैसा हुआ, ये वाला, जिस रेखा का एक निश्चित बिंदु होता है लेकिन दूसरा अनिश्चित होता है, मतलब यहाँ से शुरू हुई तो निश्चित है, कहाँ तक जाएगी ये निश्चित नहीं है, उसे बोलते हैं किरण, ठीक है। रुका हुआ पानी किसका दर्शाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को। जो रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर होती है उसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। जो रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर होती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट, किसी बिंदु के किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करने पर उसके द्वारा बने बिंदु पथ को कहते हैं वक्र रेखा। देखो ये कह रहा है किसी बिंदु से, ये बिंदु है, किसी बिंदु के किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में, ऐसे ऐसे ऐसे, इसे क्या बोलेंगे, इसे वक्र रेखा बोला जाता है। दो ऐसी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़ते जाती हैं, कभी मिलती नहीं हैं, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। जब दो रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। याद रखना, थिक लाइन जो होती है, मोटी लाइन, उसकी थिकनेस होती है 1 mm, और थिन वाली की 0.3 mm, और मीडियम लाइन की 0.5 mm। भाई थिन तो बहुत पतला होता है, छोटा, तो वो 0.3 हो जाएगा। मीडियम रहती है, तो एक आधा क्या है 0.5, थिक होती है 1 mm, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा अब, थिक और थिन लाइन का रेशियो हमेशा याद रखना 2:1 होता है। भाई थिक तो ज़्यादा है ना, मोटी है वो 2 हो गया, थिन पतली 1 है, तो थिक और थिन का रेशियो 2:1। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुल कितने प्रकार की लाइन होती है, अब बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 10 प्रकार की रेखाएँ होती हैं, लाइन होती हैं। अब देखो इसमें से कौन सी होती है देख लेते हैं। टाइप ए की लाइन जो होती है ना, वो कंटिन्यूस थिक होती है, मोटी। टाइप बी की लाइन होती है कंटिन्यूस थिन। टाइप सी की लाइन कैसी होती है, टाइप सी की लाइन होती है कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड। कंटिन्यूस थिन तो होती है बट फ्री हैंड होती है। और टाइप डी की लाइन जो होती है वो होती है कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट विद जिगजैग, इसमें जिगजैग आ जाता है। इसके बाद टाइप ई की लाइन जो होती है ना, वो होती है डैश थिक लाइन। डैश तो है बट मोटी है,
टाइप ई हो जाएगा। और टाइप एफ में कौन सी लाइन होती है? डैश्ड थिन लाइन। भाई ई में तो है डैश तो है बट मोटी है, टाइप एफ में डैश तो है बट थिन है। अगर टाइप जी लाइन ये होती है चेन थिन डैश लाइन, मतलब एक छोटी एक बड़ी, चेन थिन डैश लाइन, एक बड़ी एक पॉइंट फिर बड़ी, इस तरह से। और टाइप एच लाइन जो होती है इसमें क्या होता है? चेन थिन थिक एट एंड्स एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन। बस समझ, टाइप एच लाइन जो होती है क्या होती है? चेन थिन थिक एट एंड्स, मतलब किनारों पर तो मोटी होगी, ठीक है, बाकी पतली होगी, ठीक है, एंड चेंजेस ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल आएगा उसमें कवर हो जाएगा। देखो टाइप जी लाइन कौन सी होती है? चेन थिक, कैसी? चेन थिक लाइन। और टाइप के चेन थिन डबल लाइन। कंटिन्यूस थिक लाइन होता है इसमें कौन सी होगी भाई? कंटिन्यूस थिक लाइन होती है मोटी वाली, टाइप ए वाली होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये वाली, ठीक है। अब देखो आगे विजुअल आउटलाइंस, ऑब्जेक्ट लाइंस, विजुअल एज, बाउंड्री लाइंस किस लाइन से बनते हैं? ये सारे के सारे ना मोटी लाइन से बनते हैं, कंटिन्यूस थिक लाइन से। भाई किसी भी आकृति की बाउंड्री जो बनती है ना, बाउंड्री डार्क बनती है, मोटी बनती है, तो कंटिन्यूस थिक लाइन से बनती है। आउटर लाइन ऑब्जेक्ट की, और विजुअल आउटलाइंस और विजुअल एज किनारे सब कुछ। बाउंड्री लाइन भी कंटिन्यूस थिक लाइन से बनती है। अब देखिए नेक्स्ट कंटिन्यूस थिन, तो भाई ये तो पतली हो गई, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन, इसी को कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस थिन या कंटिन्यूस स्ट्रेट या कंटिन्यूस कर्व्ड लाइन, बात एक है। नेक्स्ट डायमेंशन लाइंस एंड एक्सटेंशन लाइंस और प्रोजेक्शन लाइंस किस लाइन से बनती है? तीनों को याद रखना, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, ये तीनों की तीनों कंटिन्यूस थिन लाइन है। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, ये किस लाइन से बनती हैं? सब कंटिन्यूस थिन होती हैं, टाइप बी वाली। यहाँ तुम देखो ये जो एक्स पूछा ना क्या है, ये जो लाइन अब कौन सी है? ये है डायमेंशन लाइन। देख लो इससे दर्शाते हैं डायमेंशन लाइन को, हमेशा डायमेंशन को बीच में रखा जाता है। ये जो बाहर निकली हुई है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। अब देखते हैं इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को दर्शाते हैं कंटिन्यूस थिन लाइन से, ठीक है। इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को दर्शाते हैं कंटिन्यूस थिन लाइन से। नेक्स्ट हैचिंग लाइन हो गया, डायगोनल लाइन, ठीक है, थ्रेड लाइन, लिटल लाइन्स, शॉर्ट सेंटर लाइन, ये सब कंटिन्यूस थिन लाइन के प्रकार है, रट लेना है सब। ये कौन सी लाइन है भाई बीच में जा रही है एक्स? ये होती है डायगोनल लाइन, तिरछी लाइन है ना, डायगोनल लाइन हो जाएगी। और ये चूड़ी कटी हुई है तो ट्रेड लाइन हो जाएगी, ट्रेड लाइन। ये हो जाएगी हमारी लीडर लाइन, जो तिरछी वाली। नेक्स्ट इसमें आती है शॉर्ट सेंटर लाइन, कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सेंटर लाइन होती है। कौन सी कैसे होती है? शॉर्ट सेंटर लाइन, ठीक है। आगे देखो आउटलाइंस ऑफ रिवॉल्विंग सेक्शन को किस लाइन से दिखाते हैं? भाई जो चीज़ घूम रही है, रिवॉल्विंग कर रही है, उसकी आउटलाइन को दर्शाते हैं कंटिन्यूस थिन लाइन से। ये देखो जिग जैक है कि नहीं? जिग जैक है क्या फ्री हैंड है? फ्री हैंड है ये, जिग जैक दूसरा होता है। ये हाथ से बनाई हुई कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन है। लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यू एंड सेक्शन की दर्शाती है। ये कह रहा है लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यू और सेक्शन को दर्शाती है। वो कौन सी लाइन है? वो हो जाएगी कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन। ये कौन सी चीज़ जिग-जैग है? ये कंटिन्यूस थिन विद जिग-जैग है, ठीक है। ये भी जिग-जैग है, देखो कंटिन्यूस थिन विद जिग-जैग। ये कौन सी है? ये है डैश लाइन,
वो भी थिक वाली डैश थिक लाइन। अब देखो हिडन एज, हिडन आउटलाइंस को दर्शाते हैं या छिपी हुई आकृति को दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं? डैश थिक लाइन से और डैश थिन लाइन दोनों से। इसमें हिडन वर्ड आ रहा है ना, जुड़ा छुपा हुआ, डैश से दर्शाते हैं। ये कौन सा है भाई? ये डैश थिन लाइन है, पतली। हिडन एज और हिडन आउटलाइंस को दर्शाते हैं डैश थिन लाइन और डैश थिक लाइन दोनों से। ये कौन सी लाइन है भाई? ये सेंटर लाइन, सॉरी ये कौन सी लाइन है? ये चेन थिन डैश लाइन है। कौन सी? चेन थिन डैश लाइन। ये है हमारी चेन थिन डैश लाइन भाई, सेंटर लाइन को कहते हैं चेन थिन डैश लाइन, ठीक है। क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर लाइन और प्रक्षेप को दर्शाते हैं चेन थिन डैश लाइन से, याद रख लेना इस अच्छे से। नेक्स्ट, कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाते हैं, कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाते हैं चेन थिन, ठीक है, थिक एट एंड्स एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन। आई समझ? इस तरह से एंड तो उसके मोटे रहते हैं, बाकी अंदर चेन थिक चलती रहती है। तो ये वाली जो लाइन नीचे वाली रखी है ना, ये वाली ये लाइन है। तो ये जो कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाते, कैसे दर्शाते हैं? चेन थिन थिक एट एंड्स एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन लाइन से। इसको हम एच टाइप की लाइन भी कहते हैं। ये दे रखा, देखो ये देखो, ये क्या है? ये कटिंग प्लेन लाइन है, ठीक है, या एच टाइप की लाइन है, या चेन थिन थिक एट एंड्स लाइन है, ठीक है। चेन थिक, यह है चेन थिक लाइन। चेन थिक लाइन, देखो चेन बन रही है, डैश 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 डैश, बट ये डैश है ना, अल्टरनेट डैश मोटा होता है, थिक होता है। नेक्स्ट, सेंट्रोइड लाइन्स, आउटलाइन्स ऑफ एडजेसेंट पार्ट सिचुएटेड इन नियर फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन। इसको किस लाइन से दर्शाते हैं? टाइप के की लाइन से। क्या है वो? चेन थिन डबल डैश वाली लाइन, याद रखना। सेंट्रोइड लाइन्स को कौन दर्शाता है? डबल डैश लाइन। आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट को भी ये दर्शाता है, और पार्ट्स सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन, इसको भी चेन थिन डबल डैश लाइन दर्शाती है। टाइप के रहना इसको अच्छे से। फैंटम लाइन किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, टाइप के लाइन को। चेन थिन डबल डैश लाइन को फैंटम लाइन कहते हैं। अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट और इनिशियल आउटलाइंस प्रियर टू फॉर्मिंग को दर्शाते हैं चेन थिन डबल डैश लाइन से ही। लटेना अल्टरनेट एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट किसे दर्शाते हैं? चेन थिन डबल डैश लाइन से, या इनिशियल आउटलाइंस प्रियर टू फॉर्मिंग को भी इसे दर्शाते हैं। 4-5 क्वेश्चन रटने पड़ेंगे अच्छे से। ये देखो, ये डबल डैश लाइन जाना चाहिए वाली रहती है, डबल डैश या के टाइप की लाइन। ये होती है शॉर्ट डैश लाइन। ये कौन सी आ गई? अब बताना हमको इसमें से कौन सी कंटिन्यूस थिन वेवी लाइन है या शॉर्ट ब्रेक लाइन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहरदार। कंटिन्यूस थिन विद जिगजैग, देखो कंटिन्यूस थिन विद जिगजैग को हम लॉन्ग ब्रेक लाइन भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट डैश लाइन में गैप और लेंथ कितना लेते हैं? शॉर्ट डैश लाइन में 1 mm का गैप और 3 mm की लेंथ रहती है डैश की। वह रेखा जो वस्तु की बाहरी कोण को दर्शाती है, तो वो आउटलाइंस या ऑब्जेक्ट लाइन होती है। नेक्स्ट है, आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन पतली रेखा से कितने गुना मोटी होती है? 3 गुना। कौन सी रेखा आरेखन में मुख्य रेखा की भूमिका निभाती है? तो मुख्य रेखा की भूमिका तो आउटलाइंस या ऑब्जेक्टिव लाइन्स दिखाती है। कौन सी रेखा छेदक तल को दर्शाती है? इसमें क्रमशः बड़ी और छोटी रेखाएं होती हैं तथा सिरे की रेखा मोटी होती है और बीच में पतली रेखा होती है। वो ये कटिंग प्लेन लाइन जो है, ठीक है ना। किसी भी भाग की सेक्शनिंग करने के लिए कौन सी रेखा यूज करते हैं? सेक्शनिंग करने के लिए कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग करते हैं, किनारे मोटी होती है, बीच पतली होती है। इस रेखा की मोटाई केंद्र रेखा से अधिक होती है, सेंटर रेखा से अधिक होती है, तथा किनारों पर डैश की मोटाई मध्य की डैश से अधिक होती है, तो वही होगा कटिंग प्लेन लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन को दर्शाते हैं C1 से। कौन सी रेखा फ्री हैंड वक्र तथा पतली
मतलब थिन कंटिन्यूस रेखा है जिसका यूज़ किसी पुर्जे के खंड को दर्शाने के लिए करते हैं, तो वो हो जाएगा शॉर्ट ब्रेक लाइन। भाई फ्री हैंड से तो शॉर्ट ब्रेक लाइन ही खींचते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन की मोटाई 0.2 mm होती है। किस रेखा का यूज आंशिक या बाधित रेखा चित्र की सीमा को दर्शाने में करते हैं, तो आंशिक या बाधित रेखा चित्र की सीमा को दर्शाता है लॉन्ग ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन दोनों। नेक्स्ट है, यहाँ पर चित्र में देखो आप, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ये कौन सी रेखा है, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है जो हाथ से बनती है, वेवी लाइन। ये कौन सी है, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है। वह रेखा जो सरल और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के मेल से बनती है एवं यह किसी बड़ी वस्तुओं के टूटे हुए भाग को दर्शाती है और यह जेड के शेप की होती है, तो जिगजैग वाली लॉन्ग ब्रेक लाइन हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे बताना है आपको, डैश थिक लाइन कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोटी भी है और डैश भी है। नेक्स्ट है, सरफेस ट्रीटमेंट को दर्शाने वाली लाइन होती है डैश थिक वाइड लाइन। इसमें सभी छोटी छोटी डैशेज होती हैं जो समान दूरी पर होती हैं और अदृश्य भाग को दिखाती है, तो वो हो जाएगा हैचिंग लाइन और हिडन लाइन। ये रेखाएं 45 डिग्री पर झुकी होती हैं और कटे हुए भाग को दर्शाती हैं, तो वो हैचिंग लाइन हो जाएगी। इसको हम क्रॉस सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। हैचिंग लाइन को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन लाइन। चित्र लिख सकते हैं, ये हैचिंग लाइन है सारी। लीडर लाइन B4 प्रकार की लाइन होती है। कैसे, B4 प्रकार की लाइन होती है। नेक्स्ट है, डायमेंशनिंग और रेडियस और व्यास को दर्शाने के लिए लाइन होती है ना, वो लीडर लाइन होती है। देख लो कैसे दर्शाते हैं। किसी ऐसी रेखा जो बड़ी रेखा से शुरू होकर बड़ी रेखा पर समाप्त होती है उसे सेंटर लाइन कहते हैं। इस रेखा में 6:1 4:1 mm रेशियो के डैश होते हैं, उसे सेंटर लाइन कहते हैं। चेन थिन लाइन का दूसरा नाम होता है सेंटर लाइन। चेन थिन लाइन को सेंटर लाइन भी कहते हैं दोस्त।